कितने म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? 4, 5 या उससे ज्यादा? आपको क्या लग रहा है, आपने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखकर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है? इफ यस, होल्ड दैट थॉट। क्या आपको पता है इंडिया में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके टॉप होल्डिंग्स में 55 to 70% तक ओवरलैप देखा गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? आप चाहे अलग अलग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन काफी चांसेस हैं कि आपका पैसा बार बार उन्हीं सेम स्टॉक्स में जा रहा हो। और सुनो, म्यूचुअल फंड्स में अभी जो फ्रेश पैसा आया है उसका लगभग 50%, 50% सिर्फ और सिर्फ 19 स्टॉक्स में लगा हुआ है। मतलब इंडस्ट्री का काफी बड़ा हिस्सा सेम सेट ऑफ कंपनीज पर इन्वेस्टेड है। नाउ इजंट दिस समथिंग दैट इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ? आज के समय में लोग म्यूचुअल फंड्स ऐसे चुन रहे हैं जैसे पहले लोग एफडीज चुना करते थे, और इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 7 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ और हर फंड लगभग 50 इक्विटी होल्ड करता है तो मैं लगभग ज्यादा नहीं तो 350 स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर ही रही हूँ। पर यहाँ तो रियलिटी ही कुछ और है। जब हमने एक एक करके इन टॉप फंड के होल्डिंग्स चेक किए तो वही सेम ओल्ड पॉपुलर स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे वही कंपनीज। जहां हम 350 स्टॉक्स का सपना देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हीं 20-25 कॉमन कंपनीज के अराउंड घूमते रहता है। तो जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन मान रहे हैं, कहीं वो कोई इल्यूजन तो नहीं है? इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई, जिसमें कुछ वाकई इंटरेस्टिंग नंबर्स सामने आए। हमने ना सिर्फ इस ओवरलैपिंग का कारण देखा, हमने फंड मैनेजर्स का थॉट प्रोसेस भी समझा, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के ओवरलैपिंग परसेंटेजेस देखे और किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है ये भी देखा। और हम यहीं तक नहीं रुके, इन सारे कैटेगरीज के टॉप 5 फंड्स में भी हमने यही कंपैरिजन किया। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि किस टूल में जाकर आप अपने पोर्टफोलियो के फंड्स का ओवरलैपिंग खुद चेक कर सकते हैं और क्या नेसेसरी एक्शंस भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले रीजन समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो एज वी नो 2017 में सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए स्कीम कैटेगराइजेशन रूल्स इंट्रोड्यूस किए, ताकि इन्वेस्टर्स को क्लियर समझ आए कि कौन सा फंड किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फ्रेमवर्क के अंडर कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, जहां टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप बनी, नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप बनी और बाकी सारी कंपनी स्मॉल कैप के कैटेगरी में आई। अब इन कैटेगरीज के फंड्स के लिए क्या रूल्स आए? अगर कोई फंड लार्ज कैप कैटेगरी में ऑपरेट करता है तो उसको मिनिमम 80% एलोकेशन इन्हीं टॉप 100 कंपनीज में रखना मैंडेटरी है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, अगर आप एक लार्ज कैप फंड मैनेजर हो तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या है? बेसिकली यही टॉप 100 कंपनीज है। और इस 100 में से भी अगर मैनेजर स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी चाहे तो फंड 100 में से घटकर सिर्फ 30 से 40 रह जाते हैं। इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टर्स का मेजॉरिटी पैसा जाता है। तो अब आप बोलोगे कि स्वाति, ये रूल्स तो कुछ साल पहले भी थे, तो अब स्पेसिफिकली क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोटी थी, जिसकी वजह से मैनेजर्स के पास ये थोड़ी लिबर्टी होती थी कि वो कोई छोटी और नॉट सो लिक्विड कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन पिछले 10 साल में आप मानोगे नहीं, यही इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ी हुई। कहां पहले सिर्फ 12 से 13 लाख करोड़ इस इंडस्ट्री में था, आज 82 लाख करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस हो चुका है। इसी साइज एक्सपेंशन की वजह से फंड मैनेजर्स उन्हीं कंपनीज की तरफ बार बार जाते हैं जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो, लिक्विडिटी स्ट्रांग हो और पोजीशंस बिल्ड करना इजी हो। और वो कंपनीज कौन सी होती हैं? वही बड़े नाम, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा। और जब इंडस्ट्री के 50 से 60 बड़े फंड्स जब एग्जैक्टली इसी पूल में इन्वेस्ट करेंगे तो ओवरलैपिंग तो होनी ही है। मतलब पैसा तो बढ़ गया लेकिन इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस उतने फास्ट ग्रो नहीं हुए, हेंस सबके पोर्टफोलियो एक जैसे दिखने लगे। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो कन्वर्जेंस। लेकिन एक और कारण है कि ये ओवरलैपिंग की समस्या काफी तेजी से सामने आ रही है, फंड मैनेजर्स का खुद का करियर। समझाती हूँ। एज अ फंड मैनेजर आप एक बार सोच के देखिए कि उनके ऑफिस में उनके क्या गोल्स होते होंगे कि मार्केट के गिरने पर भी पोर्टफोलियो मेंटेन करना है और बेंचमार्क से नीचे तो कतई परफॉर्म नहीं करना है। ऐसी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना है ताकि बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म ना कर पाए। करेक्ट? इसी डर की वजह से फंड मैनेजर्स बेंचमार्क हगिंग फॉलो करते हैं, यानी पोर्टफोलियो को बेंचमार्क के काफी क्लोज रखना। सोच के देखिए, अगर कोई फंड मैनेजर बहुत अलग बेट्स ले लेता है और वो बेट्स गलत हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस नंबर्स तुरंत विजिबल हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा वापस लेने लगते हैं, एयूएम गिरने लगता है और कभी कभी फंड मैनेजर की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन हो जाती है। और ये फंड मैनेजर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं। इनका गोल ही है बेंचमार्क को बीट करना, इसीलिए वो थोड़ा डेविएट करते हैं ताकि अल्फा जनरेट हो, लेकिन ज्यादा दूर जाना रिस्की भी हो जाता है इनके लिए। इसीलिए ये डिविएशन यूजुअली एक कंट्रोल्ड रेंज में रह जाता है। Hence, they need to keep their performances closer to benchmark.
पर प्रॉब्लम यह है कि बेंचमार्क का खुद हैवी एलोकेशन कुछ टॉप कंपनीज में ही होता है। कई बार निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट 30% के आसपास होता है। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर्स कंप्लीटली अलग पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं, वो लार्जली बेंचमार्क के फ्रेमवर्क के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। और जब इंडस्ट्री के मल्टीपल फंड्स एक ही बेंचमार्क के अराउंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो नेचुरली पोर्टफोलियोज में सिमिलैरिटी बढ़ने लगती है। तो ये थे इसके कारण। नाउ एज वी प्रॉमिस्ड, हम इसी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए आपके सामने कुछ नंबर्स रखेंगे। हमने लार्ज, मिड, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप के कैटेगरीज में एक फंड दूसरे फंड से कितना ओवरलैप करता है ये टेस्ट किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू इन्वेस्टर्स, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के फंड्स का ओवरलैप देखना चाहते हैं खुद से, तो एडवाइजर खोज आपको एक टूल ऑफर करता है। आप एडवाइजर खोज के वेबसाइट पर जाकर उनका म्यूचुअल फंड ओवरलैप टूल यूज कर सकते हो। बस अपने 2 या 3 फंड सिलेक्ट करो और टूल तुरंत दिखा देता है कि कितने स्टॉक्स एक्चुअली सेम हैं और पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप हो रहा है। तो जब हमने ये देखा तो कुछ शॉकिंग नंबर्स मिले। जब हमने लार्ज कैप फंड्स को देखा तो यहाँ फेमिलियर नेम्स मिलते हैं, वही नाम हम जो पहले बता चुके हैं। HDFC बैंक का वेट अलग अलग लार्ज कैप फंड में रफली 7 से 10% के बीच दिख रहा है। और जब हम फंड टू फंड ओवरलैप चेक करते हैं तो नंबर्स काफी हाई आते हैं। कुछ लार्ज कैप फंड के बीच 50 से 60% तक पोर्टफोलियो ओवरलैप था, मतलब आधा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम कंपनीज में इन्वेस्टेड है। नाउ लेट्स लुक एट मिड कैप कैटेगरी। यहाँ होल्डिंग थोड़ी डिफरेंट लगती है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ भी जब फंड्स को हम कंपेयर करते हैं तो ओवरलैप कंप्लीटली डिसअपियर नहीं करता। कई मिड कैप फंड्स के बीच 30 to 45% तक ओवरलैप देखने को मिला, मतलब पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा फिर भी कॉमन कंपनीज में ही इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फंड्स थियोरेटिकली सबसे डाइवर्सिफाइड होने चाहिए क्योंकि उनका यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कुछ फंड्स के बीच 20 से 27% तक ओवरलैप देखने को मिला। ऑल्दो ओवरलैप लार्ज कैप से कम है, लेकिन फिर भी काफी नोटिसेबल है। नाउ लास्ट, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड्स थियोरेटिकली कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उनका यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब उनके पोर्टफोलियोज हमने देखे तो फिर से वही फेमिलियर नेम्स, और जब ओवरलैपिंग देखी तो फ्लेक्सी कैप फंड के बीच 30 से 40% के रेंज में ओवरलैपिंग दिख रही है। अब सोच के देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स हैं तो आप एक ही इक्विटी में मल्टीपल पार्ट से एक्सपोजर ले रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एक्सपोजर। इसको भी एक एग्जांपल से देखो कि कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर हो रहा है। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड्स हैं और आपने हर फंड में 25% एलोकेशन किया हुआ है। अगर किसी स्टॉक का वेट एक फंड में 8% है तो आपका एक्चुअल एक्सपोजर होगा 25% इंटू 8%, दैट इज 2%। अब अगर वही स्टॉक दूसरे फंड में भी है, मान लीजिए 7% का वेट है, तो वहां से एक्सपोजर और ऐड हो जाएगा और वो बनेगा 1.75%। इसका मतलब सिर्फ 2 फंड से ही उस स्टॉक का एक्सपोजर हो गया 3.75%। और जब वही स्टॉक तीसरे और चौथे फंड में भी हो तो टोटल एक्सपोजर 5 से 7% तक पहुंच जाता है, वो भी बिना इन्वेस्टर के रियलाइज किए। इसीलिए कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में इन्वेस्टर अननोइंगली सेम कंपनीज में मल्टीपल टाइम्स एक्सपोजर बिल्ड कर लेते हैं। अब इस सेक्शन में आई वांट टू एड्रेस एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। मैं एक्टिव फंड्स को ज्यादा फीस इसीलिए दे रही हूं ताकि वो अच्छे मार्जिन से बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करें, करेक्ट। लेकिन अगर लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो 65 to 75% बेंचमार्क जैसा ही है तो फिर एक्टिव मैनेजमेंट का प्रीमियम जस्टिफाई कैसे होता है? टिपिकल एक्टिव लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? 1% से 2.5% तक, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है 0.05% या 0.5% के बीच। डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफरेंस सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर एक एक्टिव लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो 65 to 70% तक बेंचमार्क जैसा ही है और आप ऑलरेडी निफ्टी इंडेक्स फंड होल्ड कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आप अननोइंगली सेम कंपनीज को 2 अलग अलग व्हीकल से होल्ड कर रहे हो। फर्क बस इतना है, इंडेक्स फंड में आप 0.1 to 0.2% फी दे रहे हो, एक्टिव लार्ज कैप फंड में 1% के आसपास। मतलब एक्सपोजर इज लार्जली सेम लेकिन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हायर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कॉस्ट भी कंपाउंडिंग करती है। यही रीजन है कि कई इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड प्लस लार्ज कैप एक्टिव फंड कॉम्बिनेशन कभी कभी इनएफिशिएंट भी हो सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, डेटा भी कह रहा है। S&P ग्लोबल के स्पाइवा इंडिया स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग लास्ट 10 इयर्स में मेजॉरिटी लार्ज कैप फंड निफ्टी 50 को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाए। इसी के साथ ही लॉन्ग टर्म होराइजन पर 60 to 80% से ज्यादा लार्ज कैप फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव फंड यूजलेस हैं, लेकिन ये जरूर इंडिकेट करता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में अल्फा जनरेट करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो गया है। तो यहां तक तो काफी चीजें क्लियर हो गई। आपको क्या लगता है, वाकई ऑल म्यूचुअल फंड्स आर सेम? ये जवाब हर कैटेगरी के लिए अलग है।
कितना अलग है ये हमारी आखिरी लेयर ऑफ रिसर्च से समझ आएगी। ऊपर हमने दो रैंडम फंड्स को कंपेयर किया और उनका ओवरलैपिंग देखा। अब हम ये टेस्ट हर कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स बेस्ड ऑन AUM देखना चाहते थे। यहां हमने टॉप 5 फंड्स एज पर लार्जेस्ट AUM के टॉप 5 होल्डिंग्स देखे और इनका विद इन द सेगमेंट ओवरलैप देखा। स्टार्टिंग विद लार्ज कैप, तो ये है इस कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स। आप देखोगे कि इन पांचों फंड्स ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T और एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट किया है और इनका वेटेज भी काफी सिमिलर है। वही अगर हम इसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप की बात करें तो ये लगभग 83 से 92% तक है। मतलब रियलिस्टिक डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ 20% का रह जाता है फंड मैनेजर के पास। अब मिड कैप फंड को देखें तो टॉप 5 मिड कैप फंड्स के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप लगभग 65.3% टू 80% का है, यानी एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा ऑलमोस्ट 35% है। नेक्स्ट स्मॉल कैप, टॉप 5 स्मॉल कैप फंड के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप रफली 40 से 60% तक है, इंडिकेटिंग कि एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन यहां 40 से 60% तक मिल जाता है। और लास्टली फ्लेक्सी कैप की बात करें तो टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप 54 से 76% तक है। मतलब एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन कितना बचा? 45%। तो सभी फंड के पोर्टफोलियो ओवरलैप को देख के ये कहा जा सकता है कि हर कैटेगरी को सेम लेंस से जज करना भी सही नहीं है। लार्ज कैप फंड्स में सिमिलैरिटी ज्यादा होती है और बाकी सेगमेंट में डिफरेंशिएशन मिल सकता है। लार्ज कैप में डाइवर्सिफिकेशन का मौका सबसे कम था और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा था। लार्ज कैप फंड में सिमिलैरिटी हाईएस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टेबल यूनिवर्स लिमिटेड है, लेकिन जब आप मिड कैप, स्मॉल कैप या थीमेटिक स्ट्रैटेजीज को देखोगे तो डिफरेंशिएशन यहां ज्यादा मिलता है। फाइनेंस में एक मेट्रिक होता है एक्टिव शेयर, जो मेजर करता है कि पोर्टफोलियो बेंचमार्क से कितना डिफरेंट है। हायर एक्टिव शेयर का मतलब है फंड मैनेजर जेन्युइनली डिफरेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है। अक्सर देखा गया है कि लार्ज कैप फंड का एक्टिव शेयर जनरली लोअर रेंज में होता है, जबकि मिड और स्मॉल कैप फंड का एक्टिव शेयर कंपैरेटिवली हायर होता है। So the question कि are all mutual funds same is different for different categories. A reminder, आपके पोर्टफोलियो में बाकी इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड कितना ओवरलैप करते हैं ये आप एडवाइजरी खोज के टूल से देख सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड अवॉइड कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड आज भी इन्वेस्टिंग के सही टूल्स में से एक है, बस पोर्टफोलियो डिजाइन थोड़ा स्मार्टर होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ज्यादा फंड रखना नहीं होता, बल्कि डिफरेंट एक्सपोजर क्रिएट करना होता है। कई बार 7-8 फंड्स रखने से बेटर है 2-3 वेल चोजन फंड्स रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है, एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप या एक्टिव स्ट्रैटेजी, एक मिड कैप एक्सपोजर और ऑप्शनली एक स्मॉल कैप फंड। इससे पोर्टफोलियो क्लीन भी रहता है और अननेसेसरी ओवरलैप भी कंट्रोल में रहता है। अगर ओवरलैप 50 to 60% से ज्यादा हो तो शायद पोर्टफोलियो सिंप्लीफाई करना ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। इस डिस्कशन का सिंपल टेक अवे क्या होना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पोर्टफोलियो में बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स रखना नहीं होता। रियल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट एक्सपोजर क्रिएट करना। अगर आपके 6-7 फंड है लेकिन उनकी टॉप होल्डिंग सेम कंपनी में है तो पोर्टफोलियो लेवल पर एक्सपोजर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है। इसी वजह से ओवरलैपिंग होती है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी लार्जली सेम यूनिवर्स की लार्ज लिक्विड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ज्यादा फंड्स ऐड करने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं बढ़ता, सिर्फ लेयर्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी सिंप्लिसिटी ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। लिमिटेड फंड्स, क्लियर स्ट्रक्चर और एक्सपोजर की समझ ही रियल डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जल्दी से लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.